सो अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, टॉपिक है व्हाट हैपेंस इफ ईरान चूजेस टू लीव द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जैसे कि हम सब जानते हैं, रिसेंटली टेंशंस जो हैं वो एस्केलेट हो रही हैं आपके पास बिटवीन ईरान एंड इजराइल। क्लियर है? इसी बीच इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने बोला है कि पार्लियामेंट प्रिपेयर कर रही है एक बिल कि हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से हम बाहर हो जाएंगे। सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें समझना है वो ये है कि नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है। हिस्टोरिकली आप सब जानते हैं, इसराइल ने अटैक किया ईरान को। इसराइल एक बहुत ही छोटा सा एक देश है। रिसेंटली वो गाजा पे भी अटैक कर रहा है, यू नो दैट। ईरान की मदद से जो है वो गाजा पे जो है रिटेलिएट हो रहा है। ठीक है। सो इसी को देखते हुए एटलीस्ट 24 पीपल्स जो हैं वो डाइड हुए इसराइल में, 600 ईरान। बट इससे कई ज्यादा और आंकड़े हैं। ठीक है। पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज एनपीटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है क्या? पहले बात बता दूं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बैन, प्रतिबंध लगाने की सबसे पहली बात जिस देश ने की थी वो था देश आयरलैंड। ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में 1961 में डिमांड रखी थी आयरलैंड ने कि ये बैन हो। चलिए, तो इतना ध्यान रखिएगा फिर आप समझ जाएंगे। सो 1968 में ये ट्रीटी जो है वो साइन होती है और एंटर्ड इनटू फोर्स। और ये लागू कब से होती है? 1970 से, 1970 से। जिसका मकसद क्या है? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि किस मकसद से, कि न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड ना हो और ना ही ऐसी टेक्नोलॉजी का स्प्रेड हो जो कि, ठीक है, पीसफुल यूज के लिए काम ना आए। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को, ऐसे वेपन्स को डिसआर्म कर दिया जाए। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हिस्टोरिकली देखें, वर्ल्ड वॉर 2 आपके पास हुआ। ठीक है जी। वर्ल्ड वॉर 2 में आप सब जानते हैं कि यूएस ने जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स बॉम्बिंग की। ठीक है जी, 1945 में। ध्यान होगा आपको, अराउंड 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 6 अगस्त को हिरोशिमा में, जापान में, जिसे आप लिटिल बॉय के नाम से भी जानते हैं। 9 अगस्त 1945 को अगेन जापान में ही, कहाँ पे? नागासाकी में, जिसे आप फैट मैन भी कहते हैं। राइट। सो इसी न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब को गिराते हुए जितना नुकसान हुआ कि आप आज भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सिटीज जो हैं आज भी आइसोलेटेड हैं। सो 1953 में यूएस के प्रेसिडेंट थे डवाइट डी एसनॉर। इन्होंने लॉन्च किया, दिस इज इंपॉर्टेंट, एटम्स फॉर पीस इनिशिएटिव। कि ये जो एटम्स हैं, अब आपको पता है वो भी मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर मेड ऑफ एटम्स, टाइनी जो हैं पार्टिकल्स हैं एटम्स। इसके मतलब तो ये एटम्स इसका यूज किया जाए पीस इनिशिएटिव के लिए। सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है, एजेंसी जो है, इन्होंने एक इनिशिएटिव रखा जिसका इनिशिएटिव का नाम था एटम्स फॉर पीस। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सो दिस वेपन, बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की। वो क्या बोला इन्होंने, जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने क्या बोला? मस्ट बी पुट इनटू द हैंड्स ऑफ दोज हु विल नो हाउ टू स्ट्रिप इट्स मिलिट्री केसिंग एंड अडेप्ट इट टू द आर्ट ऑफ पीस। कि अपने मिलिट्री केसिंग के लिए उसको, मतलब इकट्ठा ना करें, पाइल अप ना करें,
मतलब पीस के लिए जिसका इस्तेमाल हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे बात करूंगा आपके पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, जिसे आप नॉर्मली आई ए ई ए कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो ये क्या करता है, प्रमोट करता है क्या, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। दिस इज इंपॉर्टेंट। 1957 में एस्टेब्लिश हुआ। क्लियर है। और मैंने आपको एक चीज बोली, एटम्स ऑफ पीस, एओपी। क्लियर है। ये रिपोर्ट करेगा, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो हमेशा रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। और हेडक्वार्टर कहाँ पे जनाब इस एजेंसी का, दैट इज इन वेना, ऑस्ट्रिया। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास एक इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है जोसेफ नाय। वो क्या लिखते हैं 1981 में कि नॉन वेपन्स कंट्रीज एग्री टू फाइल रेगुलर डिटेल रिपोर्ट्स ऑन न्यूक्लियर सिविल एक्टिविटीज। वो एग्रीड हो गई, ठीक है, कि हम अपनी जो न्यूक्लियर सिविलियन एक्टिविटीज है उनकी हम इंस्पेक्शंस कराने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कि इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स आए हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज विजिट करें और अपनी रिपोर्ट्स को वेरीफाई कर लें। क्लियर है बात, दिस इज इंपॉर्टेंट। और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो इंस्पेक्ट करता भी है इन जो ये नॉन वेपन कंट्रीज हैं, ताकि वो पीसफुल यूज कर रहे हैं नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद ट्रिटी डिफाइन करता है न्यूक्लियर स्टेट को कैसे, विच हैज मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सप्लोडेड अ न्यूक्लियर वेपन और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रायर टू 1 जनवरी 1967। यहाँ पे ये डेट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर स्टेट किन्हें कहा गया, ऐसे देश जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले ऐसे एक्सप्लोजिव न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आपको पता है कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, 5, याद रखिएगा। यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ये 5 देश न्यूक्लियर स्टेट कहलाए जाते हैं। और आपको पता है 1967 मैंने बोला यहाँ पे, एंड यू नो कि 1970 में तो आपके पास ये लागू हुआ एनपीटी। दैट मींस ये जो न्यूक्लियर स्टेट है वो न्यूक्लियर स्टेट ही रहेंगे। परंतु 1970 में क्या बोला गया, इनके अलावा अगर कोई भी अगर करता है, ठीक है, जो इस एनपीटी को साइन करेगा तो वो पीसफुल यूज के लिए करेगा। क्लियर है बात। सो क्वेश्चन आता है क्या इंडिया ने साइन किया है, सो आंसर इज इंडिया ने साइन नहीं किया। अराउंड 191 स्टेट्स ने ज्वाइन किया है, इंडिया ने साइन नहीं किया। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। इवन पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। क्लियर, दिस इज इम्पोर्टेंट। और इवन इसराइल जो करंट है उसने भी साइन नहीं किया। ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने साइन किया है 1985 में, बट आपको पता है साइन करने के बावजूद भी क्या नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स का नहीं बना रहा, क्या क्या वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अनरिच नहीं कर रहा, कर रहा है, वो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा है। ठीक है जी। इसलिए तो आपको याद होगा 2003 में अनाउंस कर दिया था हम विड्रॉ कर रहे हैं एनपीटी से। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि एनपीटी के साइन में अगर किया है तो भाई तो उसकी आपको शर्तें माननी होगी। बट आपको पता है कि जिन्होंने साइन किया था वो फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे। ठीक है जी। आईएईए जो है वो इंस्पेक्ट करती है, बट जब आप विड्रॉ करते हैं तो उनके पास और ज्यादा फ्रीडम आ जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंस्पेक्ट करने जाएगी नहीं। क्लियर है मेरी बात। अब क्वेश्चन आता है, क्या होगा अगर ईरान एनपीटी छोड़ दे। आर्टिकल 10 है इस ट्रीटी का, वो क्या कहता है, अगर, क्या कहता है कि कंट्री जो वो ट्रीटी को छोड़ सकती है अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट आ जाए। जैसे कि मान लीजिए इंडिया है और कोई कंट्री हम पे लगता है कि वॉर करने वाली है या ऐसा है, तो आप एनरिचमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हैव जियोपार्डाइज, कि आपका जो कंट्री का जो आपका सुप्रीम इंटरेस्ट है वो खतरे में आ जाए। ठीक है। तो नोटिस ऑफ विड्रॉल देना पड़ेगा और
उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट का रीजन भी देना पड़ेगा कि क्या वो रीजन है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर है बात, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ईरान आपको बता दें कि वो सिग्नेटरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और उसके बाद इन द फर्स्ट सच डिसीजन इन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, आईए जो 35 नेशन बोर्ड थे, जिसमें आपके पास ये P5 जो मैंने बोला परमानेंट 5 नेशंस हैं, इंडिया बांग्लादेश और जापान भी इसके मेंबर्स थे। उन्होंने बोला था कि ईरान ईरान जो है वो नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी का जो ऑब्लिगेशंस जो है, मतलब इसको नहीं फुलफिल कर रहा, वो ब्रीच कर रहा है। कि ईरान चोरी चुपके सिग्नेटरी है परंतु न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, वो न्यूक्लियर एनरिच कर रहा है अपने देश के अंदर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा दे रहा है, पीसफुल के लिए नहीं परंतु बॉम्बिंग या एक्सप्लोजन इस तरीके से जो है ये देशों ने बोला था। ठीक है जी, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। अब अगर एग्जिट कर जाती है तो दो मेजर कंसर्न है। अगर कोई देश, मैंने बोला कि नॉर्थ कोरिया 2003 में बोला कि मैं एनपीटी विड्रॉ कर रहा हूँ, अब ईरान भी बोल रहा है मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आ रहे हैं हम विड्रॉ करने के लिए। दो मेजर चीजें हैं। पहला, ईरान जो है वो आईएईए परव्यू से बाहर होगा, इंस्पेक्शंस नहीं हो पाएंगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या होगा, अब ग्लोबली जिन्होंने साइन कर रखा है, ठीक है जी, उनके लिए ये एक सेटबैक रहेगा। सेटबैक इन द सेंस उनके लिए एक गलत मैसेज आएगा कि यार हर एक देश तो न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है तो हम क्यों इसके लिए आए हुए हैं, हम क्यों लगे हैं इस पे। ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। सो सेम थिंग, तो ये दो मैसेज आएंगे आपके पास रिमेनिंग इन द एनपीटी। अगर एनपीटी में सिग्नेटरी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इंटेंट हैं कि आप भाई आप न्यूक्लियर वेपन्स तैयार नहीं कर रहे। एग्जाम्पल आपके सामने है, नॉर्थ कोरिया। ठीक है जी, सो सिंपल सी बात है जी। एनपीटी अगर इतनी बड़ी ट्रीटी है, आप अधेर कर भी जाओ, फिर भी अगर आप अपने ही जो है रूल्स पे चलेंगे और उनसे स्टिक टू नहीं करेंगे, प्रोलिफ मतलब उस सिग्नेटरी होने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है जी, सो इंडिया ने येट साइन नहीं किया। ठीक है, सो मैंने आपको पता, इवन पाकिस्तान ने साइन नहीं किया। तो इसका मतलब हम जो हैं, क्योंकि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट भी देखेंगे, ठीक है जी, ऑब्वियस है कि हम पीसफुल के लिए, हमारा देश जो है वो जाना जाता है, हम किसी के ऊपर पहले बार नहीं करेंगे। ठीक है जी, बट अगर कोई हमारे देश के ऊपर कोई आंच आएगी या कोई आक्रमण करता है तो हम तैयार हैं। सो इसीलिए एज यू नो, इंडिया का इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, आप लोगों को याद होगा उसका नाम क्या दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखूंगा, काइंडली आप मैसेज करेंगे हमने क्या नाम दिया था। जो हमने टेस्ट किया था कहाँ पे, पोखरन पे, 1974 पे। पोखरन कहाँ पर है, यस, सही सोच रहे हैं आप लोग, राजस्थान में। ठीक है, आई विल शेयर द होल न्यूज इन माय व्हाट्सएप चैनल ज्ञान शोट, ई चैनल नाम है। ठीक है जी, उस पे भी मैं शेयर कर दूंगा आपको पूरा ये। सो होप सो आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है क्या, तो इसका काम क्या है, पीसफुल यूज किसका, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी जो ये है इसको प्रोलिफिकेशन को रोकता है कि इकट्ठा कोई ऐसा ना करे, मतलब आर्म वेपन्स के लिए। ठीक है जी, और मैंने आपको बताया न्यूक्लियर स्टेट्स 5 हैं नॉर्मली, मैंने आपको बताया P5 जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।